हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे और मेरा नाम है अंकित तिवारी। आज हम बात करने वाले हैं एक बड़े ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो कि क्लास 12th की बायोलॉजी का 4th चैप्टर्स का सेक्शन है, 4th चैप्टर का हिस्सा है, जिसका नाम है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो आइए जानते हैं रिप्रोडक्टिवली हेल्दी का मतलब क्या होता है। बच्चों, रिप्रोडक्टिवली हेल्दी का मतलब होता है सोशली, मेंटली, फिजिकली और इमोशनली। जो लोग फिजिकली, मेंटली, सोशली और इमोशनली फिट होते हैं उन्हें हम रिप्रोडक्टिवली हेल्दी कहते हैं। लेकिन हेल्दी का मतलब क्या होता है? हेल्दी जो हम अभी अपने दिमाग में लेकर के चलते हैं, जो हेल्थ का मतलब लेकर के चलते हैं, हेल्थ का मतलब सिंपली ये समझते हैं कि जो बहुत ज़्यादा मोटा है, बहुत ज़्यादा तगड़ा है, बहुत ज़्यादा लंबा है, वो हेल्दी है। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। हेल्दी का मतलब होता है कि एक साधारण मनुष्य जिसकी हाइट 6 फीट के आसपास है, उसका वजन 70 किलो होना चाहिए, उसका BMR नॉर्मल होना चाहिए और वो मेंटली, फिजिकली, सोशली वेल बीइंग होना चाहिए। तो मेंटली, फिजिकली और सोशली वेल बीइंग को हम लोग हेल्दी कहते हैं। क्या कहते हैं? हेल्दी कहते हैं। मेडिकल साइंस के हिसाब से हेल्दी पर्सन का मतलब होता है सोशली, मेंटली और फिजिकली जो वेल बीइंग है उसको क्या कहते हैं? उसको हेल्दी कहते हैं। और रिप्रोडक्टिवली हेल्दी का मतलब होता है सोशली, मेंटली, फिजिकली और इमोशनली चारों होना चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं कि हमारे देश में पॉपुलेशन ग्रोथ या पूरी वर्ल्ड में पॉपुलेशन ग्रोथ होने का वजह क्या है। देखिए, पॉपुलेशन ग्रोथ जो होता है, पॉपुलेशन ग्रोथ होने के पीछे सबसे जो बेहतरीन रीज़न है वो ये है कि मेडिकल फैसिलिटीज़ बढ़ गई पूरे वर्ल्ड में, पहली चीज़। दूसरी चीज़, लोगों का जो लिविंग स्टैंडर्ड है, रहने का जो तरीका है वो बदल गया। लोग ज़्यादा हाइजीनिक हो चुके हैं। कोई छोटी मोटी इन्फेक्शन से उनकी जान नहीं जाती, छोटी मोटी बीमारियां भी होती हैं तो वो मरते ही नहीं, क्योंकि हेल्थ फैसिलिटीज़ बहुत इजीली अवेलेबल है। जिनके पास पैसा है उनके लिए प्राइवेट हॉस्पिटल है, जिनके पास पैसा नहीं है उनके लिए गवर्नमेंट हॉस्पिटल, गवर्नमेंट सारी फैसिलिटीज़ उनको प्रोवाइड कर रही है। इसलिए हमारे देश में या पूरे वर्ल्ड में जो मोर्टेलिटी रेट है वो कम हो गई है। और यही वजह है कि दुनिया की जो आबादी, आपको बता दें कि दुनिया की आबादी 1900 में मात्र 2 बिलियन थी, जो कि 2000 पार करते करते 6 अरब हो गई। 2 अरब से 6 अरब हो गई सिर्फ 100 सालों के अंदर। और मज़ेदार बात क्या है कि इंडिया की आबादी 35 मिलियन थी 1947 के बाद। जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो मात्र हमारे देश में जो पीपुल्स थे, जो नंबर ऑफ लोग थे, वो मात्र 35 करोड़ ही थे, जिनकी आबादी आज 140 करोड़ के आसपास हो गई है, लगभग 70-72 सालों के अंदर। ऐसा माना जाता है कि हमारे देश का जो ग्रोथ रेट है वो 1.7% है। 1.7% पर ईयर है। 1.7% हमारे देश की जो आबादी है वो हर साल बढ़ जाती है। इस तरह से 33 सालों में, इस तरह से 33 सालों में जो है देश की आबादी दुगनी हो जा रही है। क्योंकि 33 सालों में देश की आबादी क्या हो जा रही है? दुगनी हो जा रही है। और यही वजह है कि हमारे देश में इतना ज़्यादा पॉपुलेशन है। भाई, पॉपुलेशन ज़्यादा है तो ऑब्वियस सी बात है उनको फूड की प्रॉब्लम होगी। बहुत सारे लोगों को ढंग से हमारे देश में भोजन नहीं मिल पाता है। गवर्नमेंट कोशिश करती है कि सारे लोगों तक भोजन पहुँचे, सारे लोगों तक कपड़ा पहुँचे और सारे लोगों के पास मकान हो। ये एक डेवलपिंग कंट्री की सबसे बेहतरीन जो तरीका होता है, डेवलपिंग कंट्री का जो बेहतरीन इशू होता है वो यही होता है कि उस देश के नागरिक, चाहे वो कोई भी ऐसा नागरिक हो, उसके पास कम से कम 3 चीज़ें अवेलेबल होनी चाहिए: रोटी, कपड़ा और मकान। ये 3 चीज़ें अगर वो ईजिली अवेलेबल है, कोई ऐसा व्यक्ति इस चीज़ से वंचित नहीं रहता है, तो इसका मतलब कि वो देश डेवलपिंग कंट्री है। और इसी चीज़ को मेंटेन करने के लिए गवर्नमेंट अलग अलग तरह की पॉलिसीज़ लाती है और लोगों को प्रोवाइड करती है। हमारे देश में इतनी आबादी होने के चलते ही जो है ये सब चीज़ें अवेलेबल नहीं हो पाती हैं। किसी के पास ढंग से रोटी नहीं, किसी के पास कपड़े नहीं, तो किसी के पास मकान नहीं, किसी के पास तीनों नहीं। खैर, बात की बातें हैं। 1947 में हमारे देश की आबादी 35 मिलियन थी और आज 140 मिलियन, यानी कि लगभग 1 अरब 40 करोड़ के आसपास हो गई है। पॉपुलेशन ग्रोथ के पीछे मैंने रीज़न बताया क्या? पहले तो हमारे पास हेल्थ फैसिलिटीज़ हो गई,
और दूसरा हो गया लिविंग स्टैंडर्ड। ये दोनों बढ़ने के चलते ऐसा हुआ है कि पॉपुलेशन ग्रोथ बहुत तेज़ी से हुआ है। और आज के डेट में हम लोग डिस्कस करते हैं पॉपुलेशन एक्सप्लोशन पे। पॉपुलेशन एक्सप्लोशन का वजह क्या होता है या वजह क्या है? तो पॉपुलेशन एक्सप्लोशन के अगर रीज़न की बात करें तो कुल 3-4 रीज़न हैं जो कि पॉपुलेशन एक्सप्लोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। पहला वजह है रैपिड डिक्लाइन इनटू द डेथ रेट, मदर मोर्टेलिटी रेट, इन्फेंट रैपिड डिक्लाइन इन डेथ रेट। वजह हेल्थ फैसिलिटी, दूसरा मदर मोर्टेलिटी रेट, तीसरा इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। अब देखो रैपिड डिक्लाइन इनटू द क्या डेथ रेट, लोगों की मरने का जो रेट है वो कम हो गया है। मदर मोर्टेलिटी रेट भी बहुत कम हो गई है। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट भी बहुत कम हो गई है। पहले लोग, हमको याद है हमारे गांव में जो है, जब मैं बहुत छोटा था तो मैं सुनता था कि डिलीवरी जो है गांव की ही कोई एक महिला जो 100% अनपढ़ गंवार थी, वो अम्बिलिकल कार्ड को हंसुआ से, आयरन का जो हंसुआ होता है, हो सकता है उसमें टेटनस का वायरस हो, सॉरी बैक्टीरिया हो, वो जो है उसको इन्फेक्ट कर दे। लेकिन पता नहीं कैसे वो लोग इतना एक्सपर्ट हुआ करते थे, हंसुआ जिससे कि लोग आलू और बाकी सब्जियां काटते हैं उससे अम्बिलिकल कार्ड को काट देते थे और ऐसे डिलीवरी कराते थे। लोगों की जान भी जाती थी, लेकिन लैक ऑफ नॉलेज, लोग इस चीज़ को भगवान के ऊपर छोड़ देते थे। वो चीज़ आज की डेट में नहीं। आज की डेट में लोग तुरंत डॉक्टर के पास जाते हैं, गवर्नमेंट सिस्टम को जाते हैं, जिनके पास पैसा है वो प्राइवेट सिस्टम में जाते हैं और कोशिश करते हैं कि उनके बेबी और उनकी जो मदर है किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो इसके चलते हमारे देश में या पूरी दुनिया में जो पॉपुलेशन ग्रोथ का जो रेट इतना तेज़ बढ़ा है, उसके पीछे रीज़न यही है, रैपिड डिक्लाइन इनटू द डेथ रेट, मदर मोर्टेलिटी रेट, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। और सबसे चौथा जो सबसे बड़ा रीज़न हमारे देश में है कि 70% जो आबादी है वो रिप्रोडक्टिव एज वाली है। हमारे देश में 70% जो आबादी आज के डेट में है वो रिप्रोडक्टिव एज वाली है, इसलिए पॉपुलेशन बड़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। खैर, आप देख रहे होंगे कि आज लोग पढ़े लिखे हो गए हैं, समझदार हो गए हैं, तो जो भी लोग पढ़े लिखे हैं वो अब यही सोचते हैं कि हमारा एक बेबी हो, ज़्यादा से ज़्यादा 2 बेबी हो। गांव में ये सब चीज़ें नहीं देखने को मिलती। गांव में मैंने देखा है, मैंने चूँकि गांव में रहा है, 10th स्टैंडर्ड तक उस सोसाइटी को देखा है, जिनकी 3 लड़कियां हैं वो चौथी लड़की हुई तो फिर वो 5वीं लड़की पैदा करते हैं, 6ठी लड़की पैदा करते हैं और उस तलाश में कि उनको एक लड़का पैदा हो जाए। ऐसी मेंटेलिटी और ऐसी जो है लो लेवल की थिंकिंग रखने वाले लोग गांव में पाए जाते हैं। और मैंने ऐसा बहुत पढ़े लिखे लोगों के साथ देखा है, मैं साधारण लोगों की मैं क्या बात करूं। और यही वजह है कि हमारे देश के पॉपुलेशन का ग्रोथ इतनी तेज़ी से हो रहा है। और जो कह रहे हैं कि किसी के पास भोजन नहीं मिला, किसी को नौकरी नहीं मिलेगा, कहाँ से गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी? ऐसा हमारा सिस्टम है कि हम अपने देश में ऐसी कोई सिस्टम क्रिएट नहीं कर पा रहे हैं, और जो सिस्टम को चला रहा है वो भी इतना समझदार नहीं है और इतना बैलेंस तरीके से चीज़ों को नहीं बैलेंस कर पा रहा है। सिर्फ उसी की गलती नहीं है, गलती हमारी भी है। 140 करोड़ लोगों में से एक भी व्यक्ति हमारे इंडियन सिस्टम को फॉलो करना नहीं पसंद करता है, हमारे गवर्नमेंट के द्वारा अप्लाइड रूल को फॉलो नहीं करता है। अगर मास्क लगाने को कह दिया गया है तो मास्क नहीं लगाएंगे, इसमें वो बहादुरी समझते हैं। अगर रोड पे हेलमेट लगा के चलने के लिए कहा जाता है तो हेलमेट नहीं लगाएंगे, उसमें वो बहादुरी समझते हैं। ऐसे गवर्नमेंट पता नहीं कितने रूल्स अप्लाई करती है देश में चीज़ों को बैलेंस करने के लिए, ताकि देश की सिस्टम को जो है नॉर्मलाइज किया जाए। हर व्यक्ति के पास 3 चीज़ें, रोटी, कपड़ा और मकान आसानी से अवेलेबल हो सके। लेकिन हम इतने समझदार हैं कि इस चीज़ को समझने के लिए एकदम एग्री ही नहीं है। और यही वजह है कि हमारे देश की आबादी इतनी तेज़ी से बढ़ रही है। और हमें ऐसा लगता है कि आने वाले 30 से 35 सालों में ये आबादी जो आप देख रहे हैं लगभग 140 करोड़ है, 170 से 80 करोड़ के आसपास चली जाएगी। 140 करोड़ तो ऑफिशियली हैं, बांग्लादेश से कुछ आए हुए हैं, है ना, कुछ बाकी और भी अगल बगल के देशों से, नेपाल से आ गए हैं इंडिया में, और देश की आबादी बढ़ाए हुए हैं।
तो कुल मिला के कहने का सेंस क्या है कि आबादी बढ़ने के पीछे रीज़न क्या है, ये समझिएगा कि इंडिया में जो देश की आबादी थी 1947 में मात्र 35 करोड़ थी, आज 140 करोड़ हो गई। फिर भी मज़ेदार बात देखिए, 1961 और 1962 में हमारे देश में भूखमरी के लोग शिकार हुए थे। 1962 की मैं बात कर रहा हूँ, जिस समय मात्र देश की आबादी 40 करोड़ या 45 करोड़ के आसपास रही होगी, फिर भी यहाँ रहने वाले नागरिकों के पास भोजन ईजिली अवेलेबल नहीं था। अमेरिका से गेहूं और बाकी जो है अनाज मांग करके लाया गया था। पड़ोसी जो हमारे दोस्त होते हैं, जैसे हम अगर किसी ट्रबल में, परेशानी में होते हैं तो अपने दोस्त से या अपने पड़ोसी से मांगते हैं, वैसे जब हमारा देश परेशानी में होता है तो किसी ऐसे देश से जो अमीर है उससे या तो कर्ज मांगता है या तो सहायता मांगता है। जैसे इजराइल से हमारा देश हेल्प मांगता है और अमेरिका से कर्ज मांगता है, या और भी बाकी कंट्रीज़ हैं जहाँ से हेल्प और कर्ज लेता है। तो 1962 में हमारे देश में भूखमरी की स्थिति आई थी और उस समय दूसरे देश से गेहूँ आया था। आज सोचिए, ग्रीन रिवॉल्यूशन, MS स्वामीनाथन जी को बहुत बहुत धन्यवाद है, जहाँ भी हों उनकी आत्मा को खूब खुशी मिल रही होगी कि सोचिए कि ग्रीन रिवॉल्यूशन आने के चलते इंडिया में 1962 में मात्र 45 करोड़ लोग थे, तब भी खाने को अनाज नहीं था। आज बड़ी खुशी की बात है कि इंडिया जितना पॉपुलेशन है, इतना अनाज यहाँ पैदा होता है कि ऐसे ऐसे 2 सालों तक इस देश को खिलाया जा सकता है बैठा के, बिना अनाज पैदा किए हुए 2 से 2.5 सालों तक, शायद उससे भी ज़्यादा। तो कहने का सेंस क्या है? कहने का सेंस ये है कि ठीक है, भोजन तो मिल जा रहा है, लेकिन साथ ही साथ कपड़ा, मकान, एजुकेशन, हेल्थ, सारी चीज़ें हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं। और सारी चीज़ों को बैलेंस करने के लिए हमें भी इस चीज़ को सोचना चाहिए कि हमारे पास एक से ज़्यादा बच्चे नहीं होना चाहिए। अगर हमारा ऐसी सिचुएशन है तो ठीक है, हमारे पास पैसे हैं, हम अपने बच्चे को अच्छी शिक्षा और अच्छा जो है लिविंग सिस्टम प्रोवाइड कर सकते हैं, तो जी ज़रूर आप ऐसा कर सकते हैं। आप 3 से 4 बच्चे पैदा कर सकते हैं। मेडिकल साइंस का ऐसा मानना है, देखिए मैं थोड़ा सा आउट ऑफ जो है इथिकल इशू से जा रहा हूँ, मैं मेडिकली टर्म को यूज़ कर रहा हूँ। मेडिकल साइंस का ऐसा मानना है कि जिन लोगों के पास अच्छी खासे धन है, जिनके पास अच्छा खासा पैसा है, या जो मेंटली स्ट्रांग हैं, IAS, PCS, डॉक्टर, इंजीनियर्स, है ना, देश में जो अच्छे लोग हैं, उन्हें 3, 4, 5 बच्चा पैदा करने को अलाउ कर देना चाहिए। पर देश की सबसे बड़ी दुर्भाग्य क्या है कि 5 बच्चे उन्हें पैदा होते हैं जिन्हें ढंग से रोटी, एक रोटी मिलती है तो दूसरी रोटी शाम को मिलेगी नहीं कि नहीं मिलेगी, इसकी गारंटी नहीं है। ये हमारे देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। तो अगर मैं अपने इक्वलिटी पे नहीं जाता हूँ, मैं देश की जो है समझ लीजिए कि अच्छाई के लिए अगर सोचता हूँ, या मेडिकल साइंस जो सोचती है, मैं उस पर अगर बात करता हूँ, तो ऐसा माना जाता है कि जो व्यक्ति मेंटली स्ट्रांग है, जो व्यक्ति एक अच्छे पोजीशन पे है, अच्छा खासा उसकी कमाई है, वो अगर उसके 5 बच्चे होते हैं तो एक उन्हें अच्छी शिक्षा दे सकता है, अच्छा वो सारी चीज़ें अवेलेबल करा सकता है जो कि उन्हें ज़रूरत है। दूसरी चीज़, उनकी जीन अच्छी होती है। जीन अच्छे होने से वो ज़िंदगी में एक सही ट्रैक को गेन करते हैं और देश के विकास में हेल्प करते हैं। ठीक है, उसमें से कुछ गड़बड़ भी होते हैं, लेकिन 90% लोग अच्छे ही होते हैं, मेंटली वो सही होते हैं। लेकिन जो गांव का एक मजदूर व्यक्ति है, उसकी जो सोच है, उसकी जो जीन है, वो उतनी वेल डेवलप नहीं होती है। ठीक है, ऐसा होता है कि बहुत सारे IAS अधिकारी 90 to 95% अधिकारी जो बनते हैं, या जो बाकी जो सिविल सर्विसेज में लोग जाते हैं या फिर किसी भी सेक्शन में जाते हैं, उसमें मेहनत करके जो है मिडिल क्लास के लोग ही जाते हैं। लेकिन मैं बिलो एवरेज क्लास की बात करता हूं, जिन्हें सुबह का भोजन मिलता है और शाम का भोजन नहीं मिलता है, उन लोगों के साथ प्रॉब्लम है। और उन लोगों के प्रॉब्लम को बैलेंस करने के लिए उन्हें शिक्षा देने की ज़रूरत है कि आप एक से ज़्यादा बच्चा पैदा मत करिए। नहीं कर सकते, मत करिए तो कोई ज़रूरत नहीं, आप एक से ज़्यादा बच्चा पैदा ही नहीं कर सकते।
क्योंकि एक बच्चा अगर पैदा होता है तो उसको 5 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। उसको हेल्थ फैसिलिटी मिलनी चाहिए, एजुकेशन फैसिलिटी मिलनी चाहिए, भोजन मिलना चाहिए, रहने के लिए घर मिलना चाहिए और कपड़ा मिलना चाहिए। ये 5 चीज़ें तो उसको ज़रूरी है। ये 5 चीज़ें ईजिली अवेलेबल कराने के लिए एक साधारण व्यक्ति जिसकी आमदनी 300 रुपये है, वो अपने 5 बच्चों को कैसे खिला सकता है? कैसे खिला तो सकता है, उसको रहने के लिए जगह नहीं मिलेगा, उसको सही से एजुकेशन नहीं मिलेगा, तो हम अपने देश को कहाँ नरक में ले जा रहे हैं। इसलिए मेडिकल साइंस कहती है कि उन लोगों को, जो लोग रिप्रोडक्टिव, जो मेंटली हेल्दी हैं, जो बहुत अच्छे ओहदे पे हैं, उन लोगों को अगर 3, 4, 5 बच्चे होते हैं तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। उनका जीन अच्छा है, वो अपनी लाइफ को उस हिसाब से एडजस्ट कर लेंगे और देश और समाज के विकास में हेल्प करेंगे। अदरवाइज एक गरीब व्यक्ति जो ऑलरेडी गरीब था, वो जो गवर्नमेंट सिस्टम को फॉलो कर रहा था, गवर्नमेंट सिस्टम की सहायता से जी रहा था, 5 किलो अनाज और 5 किलो चावल और 5 किलो गेहूं पे अपनी ज़िंदगी बिताता था, अब वो 4 और गरीब पैदा कर रहा है। अब वो 4 गरीब बच्चे, उसमें से अगर किसी की सोच अच्छी निकली तो वो अमीर बनेगा, नहीं तो 4 फिर से लेबर पैदा होंगे। इसलिए मेडिकल साइंस कहती है कि वो व्यक्ति जिसका जो मेंटली स्ट्रांग है, जिनके अच्छे पोजीशन, अगर वो 3-4 बच्चे पैदा करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, इस तरह से देश के अंदर गरीबी और भूखमरी को कम किया जा सकता है, पॉपुलेशन रेट को भी कंट्रोल किया जा सकता है, जिस तरह से हम सोच सकते हैं, जिस तरह से हम ऐसा सोच रहे हैं। दैट्स माई थिंकिंग। और ऐसा और भी बहुत सारे बुद्धिजीवी लोग सोचते हैं। खैर, बात को आगे बढ़ाते हैं, आउट ऑफ टॉपिक जा रहे हैं, लेकिन चूँकि ये हमारे देश का हिस्सा है और मैं एक देश का जिम्मेदार व्यक्ति होने के नाते इन सब चीज़ों के बारे में आपको बताता हूँ। और एक चैप्टर सिर्फ क्लास 12th का जो है वो सिर्फ पढ़ने के लिए और मेडिकल निकालने के लिए नहीं होता है, साथ ही साथ अपने मानसिक स्थिति को बैलेंस करने के लिए भी होता है। अपने भी शिक्षित होइए, अपने भी समझदार होइए, साथ ही साथ अपने समाज को भी शिक्षित और समझदार बनाने में आपका योगदान होना चाहिए। आप देश की जिम्मेदार और समझदार नागरिक हैं और देश का युवा ही इस देश का विकास कर सकता है, इस देश के विकास के बारे में सोच सकता है। एक 60 साल का और 75 साल का व्यक्ति जिसके आने वाले एक दिन की ज़िंदगी का पता नहीं है, वो ज़्यादा नहीं सोच सकता। सोचने वाले सोचते हैं, नहीं सोचने वाले नहीं भी सोचते हैं, लेकिन हम एक जिम्मेदार व्यक्ति हैं और हम ही से देश का विकास होने वाला है और हम ही से देश का विकास डिसाइड होता है। तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि अपने साथ जुड़े जितने भी लोग हैं उन्हें ये शिक्षा प्रोवाइड करें, उन्हें हेल्प करें, क्योंकि एक पढ़ा लिखा व्यक्ति कम से कम हज़ारों लोगों को बैलेंस कर सकता है। और कोई ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ गवर्नमेंट ही करे, हर व्यक्ति अपने आप में समझदार हो सकता है और हर व्यक्ति जो भी जिस लेवल पे हेल्प कर सकता है अपने समाज के विकास में करना चाहिए, तभी हमारे देश का विकास हो सकता है। सिर्फ मोदी जी या कोई देश का प्रधानमंत्री, चाहे मोदी जी बने, चाहे मनमोहन सिंह बने, चाहे जो भी बना हुआ हो या बनेगा, सिर्फ उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती है देश और समाज के विकास के लिए। हर एक व्यक्ति जो इस देश में रहता है उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि इस देश और समाज के विकास में हिस्सा ले और इसको आगे बढ़ाने की कोशिश करे। अन्यथा आने वाले समय में देश की बुरी स्थिति और बदतर से बदतर स्थिति होगी। आपको नौकरी नहीं मिल रही है, आपके आने वाले बच्चों को भी नौकरी नहीं मिलेगी। आपको ही नौकरी नहीं मिल रही, आपके आने वाले बच्चों को भी नौकरी नहीं मिलेगी। आपको आने वाले बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं मिल सकती है, आने वाले बच्चों को अच्छी जो है हेल्थ फैसिलिटी नहीं मिल सकती है, तो प्रॉब्लम क्रिएट होगी। इसलिए हर इस व्यक्ति का, देश के नागरिक का जिम्मेदारी बनता है कि समाज की विकास में हेल्प करें। ठीक है, खैर बात को आगे बढ़ाते हैं और कुछ और भी चीज़ें हैं जिस पे डिस्कस करेंगे हम लोग। ये तो कुछ बेसिक जानकारियाँ रहीं, कुछ बेसिक बातें रहीं जो कि ये अपना इमोशंस है जो मैं यहाँ एक्सप्रेस कर दिया हूँ। बात को आगे बढ़ाता हूँ, चीज़ों को फील करने की कोशिश करता हूँ। तो वजह किसी भी देश की पॉपुलेशन बढ़ने के पीछे वजह यही है कि रेट ऑफ जो डेथ रेट है, जो डेथ रेट है वो क्या हो रहा है, वो बहुत तेज़ी से कम हो गया है। साथ ही साथ मदर मोर्टेलिटी रेट और इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जो है वो कम हो गया है। साथ ही साथ जो रिप्रोडक्टिव एज के जो लोग हैं उनकी संख्या बहुत ज़्यादा है, इसीलिए बड़ी तेज़ी से देश की पॉपुलेशन बढ़ रही है। अब इसको कंट्रोल कैसे करेंगे? मान लीजिए बढ़ तो गई, तो पॉपुलेशन ग्रोथ का वजह तो आई होप आप सारे लोगों को समझ में आ गया होगा। अब बात आती है कि इसको कंट्रोल कैसे किया जाए। तो कंट्रोल करने के लिए हमारे पास सिस्टम आए जिसको कहते हैं बर्थ कंट्रोल मेथड।
अब बर्थ कंट्रोल मेथड्स बहुत सारे हैं, ठीक है। नेचुरल मेथड है, बैरियर मेथड है, हार्मोनल पिल्स है, इंट्रायूट्राइन डिवाइस है, सर्जिकल मेथड है। बर्थ कंट्रोल मेथड, ऐसा नहीं है कि एक व्यक्ति जो कि रिप्रोडक्टिवली सिस्टम को मेंटेन करना चाहता है, वो इस सिस्टम को मेंटेन कर सकता है, लेकिन जो सबसे बड़ी चिंता का विषय है कि देश के अंदर जो पॉपुलेशन बढ़ रहा है उसको कंट्रोल किया जाए। और इस पॉपुलेशन को कंट्रोल तभी किया जा सकता है जब इस देश के हर व्यक्ति को इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो परफॉर्म करते हैं वो हम बड़ी आसानी से कर सकते हैं कंट्रोसेप्टिव डिवाइस को यूज करके। उसमें हमारे पास जितना बेबी हम चाहेंगे उतना ही बेबी पैदा कर सकते हैं, और चाहेंगे क्या, एक बेबी पैदा करिए। अगर बिलो एवरेज फैमिली से बिलोंग करते हैं तो एवरेज फैमिली से बिलोंग कर सकते हैं। अगर 2 बच्चे की शिक्षा की जिम्मेदारी लेते हैं और 2 बच्चे को इतनी शिक्षा दे सकते हैं कि वो अपने पैर पे आसानी से स्टैंड हो सके और देश के और समाज के बारे में अच्छा सोच सके, है ना, क्रिमिनल ना पैदा हो, तो ठीक है, 2 बच्चे पैदा करिए। ये नहीं कि अपने खाने की तो स्थिति है नहीं और 5 बच्चे पैदा करके देश को नरक में ले जा रहे हैं, देश को और बदतर से बदतर हालत में पहुंचा रहे हैं। कोई व्यक्ति क्या करेगा? अगर कोई इस देश का वज़ीर आज़म बनी जाता है, अगर कोई इस देश का जो है प्रधानमंत्री बनी जाता है, मुख्यमंत्री बनी जाता है इस स्टेट का, तो क्या कर लेगा वो? भाई, किसी भी घर को चलाने के लिए पैसे की बड़ी ज़रूरत होती है, इसी तरह से देश को भी चलाने के लिए पैसे की ज़रूरत होती है। अगर हमारे पॉकेट में 100 रुपये है और हमारे परिवार में 10 लोग हैं तो कैसे खिलाएंगे उन्हें, कैसे बैलेंस करेंगे और कहाँ से लाएंगे? कर्ज ही लेंगे ना, और कर्ज लेंगे तो कहीं ना कहीं वो प्रॉब्लम हमें ही को झेलना पड़ेगा ना। इसलिए एक सिस्टम क्रिएट किया गया डॉक्टरों के द्वारा और मेडिकल साइंस में डेवलपमेंट किया गया कि किसी के जो सेक्सुअल डिज़ायर है, देखिए एक नेचुरल चीज़ है, जिस तरह से इंसान को भोजन ज़रूरी होता है वैसे सेक्सुअल डिज़ायर को मेंटेन करना भी ज़रूरी होता है। इसे कोई रोक नहीं सकता, ये गॉड गिफ्टेड है और दुनिया का हर लिविंग ऑर्गेनिज्म इस प्रोसेस को अंजाम देता है। आप भी इसी चीज़ के रिजल्ट हैं और हम भी उसी चीज़ के रिजल्ट हैं। पर इस सेक्सुअल डिज़ायर को मेंटेन करना है, फर्टिलाइजेशन को रोकना है और सेक्सुअल डिज़ायर मेंटेन रहे, उसके लिए एक सिस्टम बनाया गया जिसको कहते हैं बर्थ कंट्रोल मेथड। उसमें हमें मेंटली थोड़ा सा थिंकिंग करना पड़ेगा अपने स्थिति के बारे में। पहला जो मेथड होता है वो होता है नेचुरल मेथड। नेचुरल मेथड जो होता है इसमें हम बिना किसी कंट्रासेप्टिव डिवाइस के यूज किए सिर्फ एक प्रिकॉशन ले करके बर्थ को कंट्रोल कर सकते हैं। यानी कि जो बेबी पैदा हो रहा है उस फर्टिलाइजेशन के चांसेस को, एक सिंपल वर्ड में बोले तो फर्टिलाइजेशन के चांसेस को नील किया जा सकता है। पर ये थोड़ा सा केस जो है वो जो सेंसिटिव व्यक्ति हैं, जो समझदार व्यक्ति हैं, जिनके पास नॉलेज है या जो इस चीज़ के लिए थोड़ा सा सेंसिटिव है, वो इस चीज़ को कर पाएंगे। अदरवाइज़ एक जो व्यक्ति जो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव नहीं है, जो बहुत ज़्यादा नहीं सोचता समझता है आने वाले फ्यूचर के बारे में, उसके लिए थोड़ा सा टफ हो जाता है। क्या है मेथड, आइए समझते हैं। देखिए, मेंस्ट्रुअल साइकिल के 10 से 17वें दिन के दौरान अगर आप सेक्सुअल कांटेक्ट नहीं बनाते, पहला तरीका, या 10 से 17वें के दिन के दौरान आप बैरियर मेथड यूज कर लीजिए, या और भी कोई भी हार्मोनल पिल्स है तो उसी को यूज कर लीजिए, तो जो फर्टिलाइजेशन के चांसेस हैं वो नील होते हैं। दूसरा जो मेथड होता है जिससे कि बर्थ को कंट्रोल किया जा सकता है उसको बोलते हैं लैक्टेशनल एमेन्यूरिया। लैक्टेशनल एमेन्यूरिया, लैक्टेशनल एमेन्यूरिया का मतलब क्या होता है? 9 मंथ के गेस्टेशन पीरियड के बाद मदर की बॉडी में प्रोलैक्टिन हार्मोन का फॉर्मेशन होता है और प्रोलैक्टिन एफएसएच और एलएच के साथ जाती दुश्मनी है। जब तक बॉडी में प्रोलैक्टिन का सिक्रेशन होता है तब तक एफएसएच और एलएच सिक्रीट नहीं होता है, और तब तक क्या होगा, तब तक जो है ओवुलेशन के प्रोसेस
को अंजाम नहीं दिया जा सकता मदर की बॉडी के अंदर। तो दूसरा मेथड होता है जिसमें 6 महीने तक इसके जो चांसेस फेल्यूर हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। पर जो लैक्टेशनल एमेनोरिया की मैं बात कर रहा हूँ कि 6 महीने आफ्टर द गेस्टेशन पीरियड फर्टिलाइजेशन के चांस नील होते हैं। यहाँ हम विदाउट एनी कंट्रासेप्टिव डिवाइस नेचुरल मेथड से हम चाहें तो क्या कर सकते हैं, बर्थ को कंट्रोल कर सकते हैं। तीसरा जो नेचुरल मेथड है वो है कोइटस इंटरप्टस, विड्रॉल ऑफ कोइटस इंटरप्टस। विड्रॉल ऑफ कोइटस इंटरप्टस का मतलब क्या होता है कि जैसे ही मेल की बॉडी से स्पर्म निकलने वाला होता है वो फीमेल की बॉडी में इंट्रोड्यूस ना करके उसको अगर बाहर गिरा देता है तो उस प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग क्या, विड्रॉल ऑफ कोइटस इंटरप्टस। ये 3 नेचुरल मेथड हैं जिन्हें हमें समझना था। दूसरा जो तरीका होता है कंट्रासेप्शन का वो होता है बैरियर मेथड। बैरियर मेथड में कॉन्डोम्स आते हैं, मार्केट में बहुत तरीके के कॉन्डोम्स अवेलेबल हैं। मेल कॉन्डोम बहुत कॉमन है और इसका कोई इथिकल इश्यूज भी नहीं होता है मेल के साथ। तो मेल को हमेशा इस चीज़ को अपने साथ कैरी करना चाहिए अगर चाहते हैं कि बर्थ को कंट्रोल किया जा सके। तो फीमेल के साथ थोड़ा इथिकल इश्यूज आता है हमारे देश में। फीमेल कॉन्डोम को यूज़ करना थोड़ा सा उसके अगेंस्ट इथिकल इश्यूज आते हैं। फीमेल कॉन्डोम्स भी इजीली अवेलेबल हैं पर उसके साथ इथिकल इश्यूज हैं। पर मेल कॉन्डोम इजीली अवेलेबल है और उसको आसानी से यूज़ किया जा सकता है। मेल कॉन्डोम यूज़ करने के दौरान 2 चीज़ों का फ़ायदा होता है। एक तो चांस ऑफ फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, चांस ऑफ फर्टिलाइजेशन यानी कि फर्टिलाइज नहीं होगा स्पर्म ओवम के साथ। दूसरा एसटीडी, मज़ेदार बात, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ से बताता है। मैनी टाइम अगर कोई फीमेल या मेल मल्टीपल पार्टनर यूज़ करता है तो उस दौरान उसको सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ से सफ़र करना पड़ता है। तो वो बीमारियों से बचा जा सकता है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है उससे बचा जा सकता है अगर हम बैरियर मेथड को यूज़ करते हैं। तो अगर मैं फीमेल कॉन्डोम्स की बात करता हूँ तो फीमेल कॉन्डोम्स जो है वो वेजाइनल और सर्विक्स की दीवार में लगाया जाता है और इसको फीमेल वाले को पेनिस के ऊपर कैप के फॉर्म में यूज़ किया जाता है। फीमेल के अंदर बात करें तो फीमेल के अंदर 3 तरह के कॉन्डोम हो सकते हैं। एक होता है सर्वाइकल कैप, एक होता है वॉल्ट्स, है ना, एक होता है वॉल्ट्स, एक होता है क्या सर्वाइकल कैप और एक होता है डायफ्राग्म। तो फीमेल कॉन्डोम में हो जाएगा डायफ्राग्म, सर्वाइकल कैप, है ना, और एक हो जाता है वॉल्ट्स। ये 3 जो है फीमेल कॉन्डोम है और इसकी इफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए हम लोग कुछ फोम्स और स्पर्मिसाइडल क्रीम भी यूज़ करते हैं जिससे कि फीमेल कॉन्डोम की इफिशिएंसी को क्या किया जा सके, बढ़ाया जा सके। ठीक है। इसके अलावा जो तीसरा मेथड होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है, उसको बोलते हैं IUDS। IUDS के बारे में अगली क्लास में चर्चा किया जाएगा। आज की इस खूबसूरत सी क्लास में सिर्फ इतना ही। और मैं ये वीडियो सिर्फ इसलिए नहीं बनाया हूँ कि क्लास 12th के बोर्ड के एग्ज़ाम में पास किया जाए। मैं इस वीडियो को इसलिए बनाया हूँ ताकि हम एक देश के समझदार और जिम्मेदार नागरिक हैं और ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम देश और समाज के विकास में हेल्प कर सकें और समाज में जिस तरीके से उसको हेल्दियर बनाया जा सके, जिस तरह से उसको स्ट्रॉन्ग बनाया जा सके, जिस तरह से हम अपने देश के विकास में 0.01% अगर हेल्प कर सकते हैं तो हमें करना चाहिए। ये एक देश के जिम्मेदार नागरिक की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, ये आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है और हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। तो इस वीडियो को जो भी देखता है ज़रूर सोचिएगा और अपने साथ अपने समाज में जो लोग जो इन सब बुराइयों से, जो इन सब इथिकल इशूज़ से सफ़र कर रहे हैं उन्हें थोड़ा समझाइए और नंबर ऑफ़
जो बेबी पैदा हो रहे हैं 3 से 4, उन्हें कंट्रोल करिए, उन्हें सिखाइए कि आप अपने बच्चों को शिक्षा कैसे देंगे, आप अपने बच्चों को हेल्थ इशू कैसे प्रोवाइड कर रहे हैं, क्यों देश में अपाहिज पैदा कर रहे हैं। इन सब चीज़ों पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। सो आज की इस वीडियो में इतना ही, ठीक है। फिर मिलते हैं एक नई शुरुआत, नई दिशा और नए जोशो जुनून के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, प्रणाम, नमस्कार।